शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिले हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता। असारता का अर्थ है जिसका कोई सार न हो, अर्थात जिसका कोई अंत न हो। उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, यानी बहुत सारे विद्वानों ने उस पर बहस की और जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत वाद विवाद हो चुका है इस पर। वाद विवाद का मतलब है डिबेट। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व का अर्थ है हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? आकाश, वायु, वायु का अर्थ है हवा, पानी, पानी का अर्थ है जल, भूमि, भूमि अर्थात मिट्टी, और अग्नि, अग्नि अर्थात आग से मिलकर बना हुआ है। और ये सभी मिट्टी से ही मिलते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस पे कभी भी कितनी भी बहस की जाए वो कम ही है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, उपमान का अर्थ होता है तुलना करना। किसी वस्तु से कोई भी चीज़ आपको बहुत ही प्रिय है, उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से करना, ये हमारा उपमान कहलाता है। तो जो भी कोई आपकी प्रिय वस्तु है उसकी तुलना हम फूलों से करते हैं। किस प्रकार से? वे सब मिट्टी के ही उपज हैं। फूल जो है हमारा मिट्टी के ही द्वारा प्राप्त होता है। मिट्टी में ही फूल खिलता है, तभी हमें प्राप्त होता है। उसके रूप, उसका आकार, उसका रूप, रस, रस मतलब आनंद, गंध, गंध मीन्स महक, उसका स्पर्श, उसको छूते जब हैं, इन्हें कौन संभव करता है? ये सारी चीज़ें जो फूल में हम स्पर्श करते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, उसको देखते हैं तो हमें जो आनंद आता है, ये सब मिट्टी ही संभव कर पाती है। मिट्टी के बिना फूल सुंदर नहीं लगता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, मिट्टी और धूल में अंतर होता है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। शब्द के बिना रस अधूरा है। यदि शब्द अच्छा नहीं है, शब्द नहीं है, तो हमें आनंद की, रस मतलब आनंद, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। देह और प्राण में, देह का अर्थ होता है शरीर, शरीर है और उसके अंदर प्राण ही नहीं है। प्राण का मीन्स जान, उसमें जान ही नहीं है, तो वो शरीर क्या है? बेकार है, नश्वर है। चांद और चांदनी, चांद नहीं है तो चांदनी, चांदनी का मतलब होता है मून लाइट। यदि मून नहीं है तो मून लाइट का भी कोई अर्थ नहीं है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। आभा मीन्स क्या होता है? चमक। मिट्टी की चमक क्या है? जब धूल उड़ता है तो जो चमक दिखाई देती है उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। अब भी कोई आपसे पूछे मिट्टी किस कलर का दिखाई देता है, तो जब धूल उड़ता है उसी को आप बोलते हैं। धूल उड़ता है तो आप कहते हो कि मिट्टी इस कलर की है, उसी से, उसी रंग से उसकी पहचान होती है। यानी कि शब्द जो है वो रस है, रस के बिना नहीं पहचाना जा सकता। हमारा प्राण है तभी हमारे शरीर की पहचान होती है, और चांद है तभी चांदनी रात है। ग्राम भाषाएं, ग्राम भाषा का अर्थ है गांव की भाषा। जो लोग गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनकी भाषा जो है अपने सूक्ष्म बोध, सूक्ष्म बोध का मतलब होता है कि उनको, गांव के जो लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको बहुत कम ज्ञान होता है, तो बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करते। गर्द मीन्स क्या होता है? गर्दा।
गर्द का अर्थ होता है गर्दा, रेत, लेकिन कभी भी उसको धूल की जगह वो गर्दे का, रेत का, गर्द का अर्थ है रेत, रेत का प्रयोग, रेत मतलब सैंड, सैंड का प्रयोग कभी नहीं करते, वो धूल ही कहते हैं। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने आकार दिया है। गोधूली, गोधूली का अर्थ आपको पहले भी बताया जा चुका है। गो मतलब होता है गाय, धूल मतलब जब गाय क्या होती है, चलती है, शाम को सुबह जो होते हैं चारवाहे होते हैं गाय को चराने के लिए ले जाते हैं, जैसे ही शाम होती है, दिन ढलता है, वो गाय को वापस अपने घर में लेकर आते हैं। तो जो उनका खुर, उनके पैर से जो धूल उड़ती है उसी को बोलते हैं गोधूली। शाम के समय जब गाय अपने घर वापस आती है और उसके खुर से जो धूल उड़ती है उसे बोलते हैं गोधूली। तो उसको आकार दिया गया है। अमराइयों के पीछे, अमराई क्या होता है, अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य के किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अमराई का अर्थ होता है अमराई के पीछे, अमराई मतलब आम का बगीचा, मैंगो का गार्डन, उसके पीछे छिपे, जब वहां से सूरज निकलता है, जब सनराइज होता है तो क्या होता है, उसकी किरणें जो होती हैं वो धूली, धूली मतलब धूल पर, मिट्टी पर पड़ती हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, सोना हो जाती है। इतनी उसकी किरणें पड़ती हैं तो सोने के समान चमकने लगती हैं। सूर्यास्त के उपरांत, सूर्यास्त का अर्थ है सनसेट, उपरांत मतलब सनसेट के बाद, लीक पर गाड़ी के निकल जाने से, सूर्यास्त के बाद क्या होता है, लीक पर, लीक मतलब होता है एक पतला सा, लीक का अर्थ यहाँ पे है एक पतला सा रास्ता, ठीक है। गाड़ी के निकल जाने से, गाड़ी का यहाँ अर्थ है रेलगाड़ी से नहीं, बैलगाड़ी से है, यहाँ पे गाड़ी का अर्थ है बैलगाड़ी के। जब लीक पर यानी कच्चा रास्ता, जो मिट्टी का रास्ता है, उधर से अगर बैलगाड़ी कोई जाती है तो बैल के पैर से जो धूल उड़ती है, जाने के बाद रुई के बादलों की तरह, या एरावत हाथी, एरावत हाथी कौन सा है, ये भगवान इंद्र का हाथी है, के नक्षत्र पथ, नक्षत्र क्या होता है कि नक्षत्र एक समय है, नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, स्थिर मतलब रुक जाती है। बैलगाड़ी से जब बैलगाड़ी उस रास्ते से, कच्चे रास्ते से, मिट्टी के रास्ते से निकल कर जाता है तो जो धूल उड़ता है वो बादलों की तरह, रुई की तरह एकदम सफेद दिखाई देता है। इरावत हाथी, ऐसा प्रतीत होता है कि इधर से देवताओं का इरावत हाथी निकल कर गया है और सब कुछ जहां कहां तहां स्थिर, स्थिर का अर्थ होता है रुक जाना, सब कुछ रुक गया है। चांदी रात में मेले जाने वाले, मेला मतलब फेयर, फेयर जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चली जाती है। जैसे चांदनी रात है और कवि कल्पना कर रहा है, कल्पना मतलब इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि मेले में गाड़ियां किस तरह से जा रही हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है। जो शिशु के मुंह पर, शिशु के चेहरे पर, जब बालक क्या है मिट्टी में खेल रहा है और उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लग गई है, धूल उड़ रही है, और फूल की पंखुड़ियों पर साकार मतलब आकार के रूप में, साकार मतलब कोई आकार दे देना, कोई शेप दे देना, सौंदर्य बनकर छा जाती है। बालक के चेहरे पर, फूल की पंखुड़ियों पर जब धूल उड़ जाता है तो उसका चेहरा और भी सुंदर लगने लगता है। धूल उसका नाम है, जो धूल उस पे मिट्टी बच्चे के चेहरे पे लग गई, फूलों पर मिट्टी लग गई, वो सब क्या होता है, धूल होता है, उसे ही हम धूल कहते हैं। जैसे बच्चा जब खेल के आता है मिट्टी में से तो बोलते हैं पूरे शरीर में धूल लग गया है, धूल मिट्टी उड़ी पौधों पर, पत्तियों पर,
जाके लग गई, तो उसे बोलते हैं धूल लग गई है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी। कलम तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पेन तोड़ देना, अपनी कलम को तोड़ देना, ऐसा नहीं है। ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि इस पर कितने कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं। गोधूली मतलब गाय के आने का समय, जब शाम को गाय अपने घर वापस आती है, अपने डेरे पर वापस आती है, उस पर कितने न जाने कितने कवियों ने अपनी कविताएं लिख डाली हैं। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गाय जो होता है वो गांव में ही होते हैं, शहरों में कोई भी गांव गाय नहीं पालता है। तो गांव के किसानों की ये अपनी संपत्ति होती है। जो शहरों के गोधूली जो है, गोधूली बेला जो है, गांव में मिट्टी की सड़क होती है और गाय होती है, तो जो धूल उड़ती है वो केवल गांव में ही दिखाई देती है, शहरों में नहीं। क्यों नहीं दिखाई देती है शहरों में? शहरों में पक्के सड़क होते हैं, इसलिए शहरों में कोई भी धूल नहीं दिखाई देती है। शहरों के बाटे, बाटे का अर्थ क्या है यहाँ पर? बाटे का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट में। शहर के पार्ट में नहीं आता, केवल गोधूली का समय गांव के ही हिस्से में दिखाई देता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, आराधना की गई थी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने क्या किया था? निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन कार्ड दिया था। किसे? लेखक को, कि आप गोधूली के समय, बेला का अर्थ यहाँ पे होता है समय, आप गोधूली के समय आइएगा। जहाँ पे भी उन्होंने बुलाया हो, अपनी शॉप पे बुलाया हो, घर पे, जहाँ पे भी उनको निमंत्रण कार्ड भेजा, तो बोला कि आप गोधूली बेला में ही आइएगा। क्यों? क्योंकि गोधूली का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन शहर में क्या है? धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? शहर में ऐसा नहीं है कि मिट्टी धूल नहीं उड़ रहा है, शहर में भी धूल उड़ता है, लेकिन मिट्टी की खुशबू नहीं आती है, मिट्टी के धूल नहीं उड़ते हैं वहां पे। तो कह रहे हैं कि गोधूली, शहर में गोधूली का समय नहीं होता है। यह कविता की विडंबना थी। विडंबना का अर्थ क्या है यहाँ पर? मजबूरी। यह कविता की मजबूरी थी। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, कहा है कि ये धूल जो है गांव में हमेशा रहेंगे। अमर मतलब जिसको कोई मार ही नहीं सकता। वह हाथी घोड़ों के पग संचालन, पग संचालन का अर्थ है यहाँ पे पग संचालन। पग संचालन का मतलब होता है हाथी घोड़ों के चलने को पग संचालन कहते हैं। उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। जो हाथी घोड़े चलते हैं और उनके पैरों से जो धूल उत्पन्न होती है उसको गोधूली नहीं कहा जाता है। वरन का अर्थ है यहाँ बल्कि किसे कहा जाता है? गोपालों के पदों की धूली है। गोधूली क्या होती है? गो मतलब, गो का अर्थ यहाँ पे गाय। गोपालों का अर्थ है गाय को चराने वाले। उनके पदों मतलब होता है पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है उसे हम क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। हाथी घोड़ों के पैरों के उड़ने पर चलने से जो धूल उड़ती है उसे हम गोधूली नहीं कहेंगे। केवल गाय और गाय के चराने वालों को, जो गाय को चराने जाते हैं गोपाल, उनको गोपाल कहते हैं। तो उन्हें ही हम, श्री कृष्ण का दूसरा नाम भी है गोपाल। तो कह रहे हैं गाय और गाय को चराने वाले। आप देखते होंगे कि वृंदावन में जाते थे, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो गायों को चराने के लिए जाया करते थे। तो उनके पैर से जो धूल उड़ती है उसे हम गोधूली कहते हैं। ये सारी चीजें हमें शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं। नीच मतलब होता है जो तुच्छ जाति के होते हैं, छोटी जाति के होते हैं, जो छोटे कर्म करते हैं। धूरी मतलब होता है धूल।
धूल के समान, नीचे को, नीच जाति जो नीचे कर्म करते हैं वो धूल के समान होते हैं। वेद वाक्य नहीं है, यानी कि किसी भी पुस्तक में वेद व्यास ने, कभी किसी महर्षि ने ऐसा नहीं लिखा है कि जो नीच जात के होते हैं वो मिट्टी के समान, धूल के समान होते हैं। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। सती उसे माथे से, जब सती किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया है। पहले क्या होता था, जब भी किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो उसे भी सती, अपने पति की चिता पर सती होना पड़ता था, यानी कि उसको भी जलना पड़ता था। तो सती क्या करती है? सती भी उस धूल को, मिट्टी को अपने माथे से लगाती है। योद्धा उसे आंखों से लगाता है। आपने कभी भी किसी भी सैनिक को, किसी भी खिलाड़ी को देखा होगा तो जब भी खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में जाता है तो मिट्टी को, अपनी धरती को छूता है और अपने आंखों से लगाता। आपने ध्यान दिया होगा। यूलिसियस ने प्रवास से लौटने पर, यूलिसिस कौन है? होमर के महाकाव्य। यूलिसिस देखिए यहाँ पे, यूलिसिस होमर के महाकाव्य ओडेसी, ओडेसी एक महाकाव्य है का एक प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र मतलब एक कैरेक्टर है जो बहुत सारी कठिनाइयों से लड़कर बहुत सारा संघर्ष किया उसने। ऐसा कैरेक्टर इसमें, इस स्टोरी में दिखाया गया, यानी कि मेन हीरो है ये। यूलिसियस जो है मेन हीरो है, जो बहुत स्ट्रगल करके जीत हासिल की है। ने प्रवास से लौटने पर, प्रवास मतलब होता है परदेश, परदेश मतलब होता है फॉरेन, विदेश से जब लौटा था तब इथाका, इथाका क्या है? एक जगह का नाम है। उसकी धूली, धूली मतलब धूल, मिट्टी को चूम लिया था। मतलब प्रसन्न होकर जब जीत के वह वापस आया तो उसने क्या किया कि मिट्टी को चूमा। जब भी आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी खिलाड़ी को देखते होंगे, जब जीत जाता है तो नीचे लेटकर क्या करता है? सबसे पहले धरती को चूमता है। उसी तरह से यूलिसिस भी जब जीतकर अपने देश वापस आया तो उसने क्या किया? इथाका की धूल को चूमा। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक, यूक्रेन एक जगह का नाम है कि मुक्त, मुक्त मतलब क्या होता है? आजाद होने पर। यूक्रेन क्या है? एक जगह का नाम है। उसके आजाद होने पर लाल सैनिक, लाल सैनिक कौन है? यहाँ पे अंग्रेजों को, ब्रिटिश को लाल सैनिक कहा जाता है। जीतने पर, मुक्त जब वो आजाद हो गया था तो अंग्रेज ने उसी श्रद्धा से, श्रद्धा मतलब रिस्पेक्ट, आदर से वहां भी धूल का स्पर्श किया। स्पर्श मतलब छुआ, उसको प्रणाम किया, उसका सम्मान किया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कौन साधन है? जब भी हमें अपनी धरती से आदर, सम्मान उसके लिए प्रतीत होता है, स्नेह, अपनी धरती से प्रेम होता है, तो उसके चरम, चरम मतलब होता है अंतिम सीमा तक, चरम व्यंजना मतलब अंतिम सीमा तक धूल से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। साधना में कोई भी पूजा नहीं है। सबसे प्यारा क्या होता है? अपना देश होता है। तो उससे बढ़कर कोई भी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया, असूया मतलब होता है नफरत आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। ये जो है आपका धूल चाटना और धूल झाड़ना, ये एक मुहावरा है। मुहावरा है। यहाँ पे मुहावरे के लिए किसी से नफरत होती है, किसी से बहुत ज्यादा जेलिस होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको किसी तरह से मजा चखाना चाहते हैं, उसे बदला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे धूल चाटना, धूल चटाने का मतलब होता है किसी को क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देना, उसका अस्तित्व, उसको बुरी तरह से हरा देना, उसका सब कुछ खत्म कर देना। ऐसा हम चाहते हैं, उसको धूल चटा के कर दें। धूल चढ़ा, धूल झाड़ने, यहाँ पे धूल झाड़ने का अर्थ है बिना बात के, कोई भी बात नहीं और आप किसी से जाके झगड़ा करने लगे, उसको मारने पीटने लगे, ये होता है धूल झाड़ना की क्रियाएं प्रचलित है। जब भी हम किसी से नफरत करते हैं तो वो सामने वाला आपको कुछ भी नहीं कहता है,
फिर भी आप जाके उसके ज़बरदस्ती उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धूल धूल धूली धूली धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं, अर्थात इन सब का अर्थ अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। यानी कि धूल का धूली, धूली और धुरी, इन सभी का अलग अलग अर्थ है, अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। धूल जीवन का यथार्थ है। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य है। जीवन की सच्चाई क्या है? धूल ही के समान है। धूल के बिना हमारा जीवन, मिट्टी के बिना हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। धूली उसकी कविता है। धूली जो है उसकी कविता है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी का अर्थ क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे धूल का अर्थ अलग है। धूली जो है धूल के इर्द गिर्द का अर्थ है आसपास घूमती रहती है। धूली जो है छायावादी दर्शन। छायावादी मतलब प्रकृति, नेचर, और सृष्टि मतलब ये विश्व के रहस्यों के जो भी इसमें छिपा हुआ है भेद, इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें छायावाद से ही प्राप्त होती है, जिसका वास्तविकता से मतलब रियलिटी से जो है सच्चाई से संदिग्ध मतलब होता है कि जिसमें कोई संदेह हो। संदिग्ध का अर्थ है जिसमें कोई संदेह हो, ये होता है धूली। और धुरी जो है अपनी लीक पर जो भी रास्ता, लीक मतलब जो भी एक रास्ता हमने बना दिया है उसी रास्ते पर संस्कृति का अर्थ है लीक मतलब जो रास्ता हमने बना दिया है कि इसी लीक पर चलना है, इसी रास्ते पर चलना है। संस्कृति, इसी सभ्यता को हमें अपने जीवन में अपनाना है। उसका नवीन जागरण है, मतलब नया रास्ता हमें उसी रास्ते पे, अपनी सभ्यता पे हमें अपना नया मार्ग दिखाई देता है, उसे हम धुरी कहते हैं। सबका रंग एक है। हमने पूछा कि धुरी क्या है, धूली क्या है, धूल क्या है। ये सब कुछ हमें एक ही रंग में दिखाई देता है, लेकिन क्या है इसके रूप मतलब इसके आकार में भिन्नता है। ये लेकिन अलग अलग दिखाई देते। सभी क्या है? रंग एक ही है। जो भी रंग है सभी का रंग सेम ही है, लेकिन इसके आकार जो है, शेप जो है डिफरेंट है। मिट्टी जिस तरह से कैसे अलग अलग है, जैसे मिट्टी काली होती है, पीली, लाल, तरह तरह की होती है। आप देखते होंगे हर जगह, हर प्रांत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब मिट्टियों का आपने नाम सुने होंगे। तो मिट्टी क्या होती है? अलग अलग रंग की होती है। जैसा वहाँ पे क्लाइमेट है, माहौल है, उसी के अनुसार वहाँ पे मिट्टी होती है। कहीं पे रेतीली मिट्टी है तो, लेकिन धूल कहते हैं। लेकिन धूल किसे कहेंगे? शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में धूल का नाम आया तो हमें शरद मतलब शीत ऋतु में जो सफेद सफेद बादल दिखाई देते हैं उसकी याद आ जाती है। हमारे दिमाग में उसी धूल को देखने का याद आ जाता है कि धूल इस रंग का होता है। धूल के लिए श्वेत का अर्थ होता है सफेद। धूल के लिए हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? एक शब्द में सफेद रंग का। धूल किस तरह का दिखाई देता है? जब भी उड़ता है, बादल को आपने देखा होगा, सफेद रंग का दिखाई देता है। उसी तरह से धूल भी सफेद रंग का विशेष अनावश्यक है। विशेषण क्या है? उसके लिए अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बोले कि धूल सफेद रंग की होती है तो ऐसा कहना जरूरी नहीं है। वह उसका सहज मतलब सीधा रंग। अगर हमने किसी से पूछा कि धूल किस रंग का होता है तो बोलेंगे सफेद रंग का होता है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाएं। जो भी हम लोग हैं,
अपने देश से प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जरूरी है कि हम अपने देश मिट्टी, अपनी धरती को सिर से लगाया, मिट्टी उठाई और अपने सिर पर, माथे पर लगाया तो ही हम अपने देश से प्रेम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, नहीं करते, कम से कम उस पर पैर तो रखें। पैर रखना मतलब अपने देश की इज्जत रखनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। जरूरी नहीं है कि मिट्टी को उठाकर हम सर पे ही लगाएं तो ही हम देश प्रेम करते हैं। उसका आदर सम्मान करें तो भी हम अपने देश से प्रेम करते हैं। और ये हमारा देश क्या है? भारत बोलते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो फार्मर जो है यहाँ पे काम करते हैं। किसान के हाथ पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? किसान जब खेतों में काम करता है, उसके हाथ पैर, उसके मुंह पर पूरा का पूरा क्या होता है? मिट्टी लगा रहता है। ये सब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दर्शाता है और कुछ नहीं दर्शाता। हम कांच को प्यार करते हैं। कांच को क्या है? जो भी चीज चमकती है, कांच को प्यार करना मतलब जो भी चमकता है। किसान क्या है? बोलते हैं कि छी, ये गंदा आदमी है, पूरा धूल में सना हुआ है, धूल से लिपटा हुआ है, इसलिए ये अच्छा नहीं दिख रहा, गंदा दिख रहा है। लेकिन क्या है? कांच, जो भी चमकती चीज है, जो भी अच्छी दिखती है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देता है, लेकिन धूल जहां पे उड़ रहा है उसमें हीरा क्या होता है? हीरे क्या होता है? हीरे में भी धूल जमा होता है। भीतर की कांति आंखों से ओझल होती है। देखिए यहाँ पे आंखों से ओझल होना, आंखों से ओझल होना ये भी एक प्रकार का मुहावरा है। इसका अर्थ है गायब होना। कांति मतलब भीतर की, उसके अंदर की चमक जो है। धूल है, पूरा मिट्टी के अंदर भी अगर हीरे को रख दिया जाए तो उसकी चमक छिपाई नहीं जा सकती, वो चमकने लगता है। लेकिन ये हीरे अमर हैं। हीरे की चमक कभी भी, कितना भी उसको मिट्टी में रखा जाए, उसकी चमक को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अमर मतलब जिसको मारा ना जा सके, और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। तो ये हीरा कौन है? हमारे किसान हैं, जो हमारे अमर हैं और एक ना एक दिन अपना प्रमाण जरूर देंगे कि हम लोग इस देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। कौन? ये किसान। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया कि हम लोग इतनी उनके अंदर हिम्मत होती है, परिश्रम करने की ताकत होती है कि जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। अटूट मतलब जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमें अभी प्रमाण मिला, प्रूफ मिला है। हीरे वही घन चोट न टूटे। हीरा वही होता है जिस पर घन, घन मीन्स क्या होता है? हथौड़े से चोट करने पर हीरा वही जो घन चोट न टूटे। जब भी हम हीरे पर हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है कि चोट खुद को ही लगती है। क्यों? क्योंकि हीरा जो होता है वो हीरे से ही टूटता है और किसी चीज से भी हीरे को सेव नहीं दिया जा सकता। इसलिए कांच पे अगर हम क्या करते हैं? हथौड़ा मारते हैं तो कांच टूट जाता है। लेकिन यदि हम हीरे पर हथौड़ा मारेंगे तो हमें उल्टा चोट लगेगी। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम क्या करेंगे? हीरे और कांच में कैसे पहचानेंगे कि कांच क्या होता है? कांच भी चमकता है आपका और हीरा भी चमकता है, तो कैसे पहचाना जा सकता है कि कांच कौन सा है और हीरा कौन सा? जब भी हम हथौड़े से कांच पर वार करेंगे, कांच को तोड़ना चाहेंगे, तो कांच तुरंत ही टूट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, बल्कि उल्टा चोट हमें ही लगेगा। तो इससे हम पता चल कर सकेंगे कि हीरा क्या है और कांच क्या है। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीख जाएंगे। जब हम क्या करेंगे? धूल यानी किसानों के
किसानों के परिश्रम को जान लेंगे, उनकी मेहनत को जान लेंगे, उस दिन हमें अपने देश से प्रेम हो जाएगा। और उसी दिन हम क्या करेंगे, इस धरती को, इस देश को प्रेम करना सीख जाएंगे और मिट्टी को उठाकर अपने माथे से जरूर लगाएंगे। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि गांव के किसानों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं।